गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राम भजन डिग्री कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग पढ़ाई होगी ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर, जिसमें हम लोग देखेंगे अमेरिकी संविधान के संबंध में, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन, इसके संदर्भ में चर्चाएं होंगी। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको ध्यान से सुनने के बाद अपने अंदर उसको समाहित करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी, समस्याएं होंगी, आप उनको हम तक पहुंचाएंगे। उन समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे। शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में आग एवं रे ने अपनी एक कोट कही है, उसको सुनते हैं कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत। आग एवं रे ने इस तरीके की बात कही है कि अमेरिकी संविधान में हम देख सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उसने इतना बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है कि जो शक्ति है, शक्ति का बंटवारा और उस बंटवारे में सबका अपना अपना नियंत्रण, किसी के भी कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले अमेरिकी संविधान के निर्माता मॉन्टेस्क्यू ने इस तरीके की खूबसूरती के साथ इस सिद्धांत को पेश किया। उसने कहा कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। इन तीनों का अपना अपना नियंत्रण होना चाहिए। इस तरीके से एक अच्छे शासन व्यवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं। यदि तीनों का नियंत्रण अलग अलग है तो हम देख सकते हैं कि यदि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका अपने तरीके से उन व्यवस्थाओं को लागू करवाने की जिम्मेदारी उठाएगी और उसके व्यवस्थाओं में किसी का भी हस्तक्षेप न हो, न व्यवस्थापिका का न न्यायपालिका का, तब वो अपना काम आज़ादी तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका का काम है उन बने हुए चीज़ों, बने हुए नियमों को व्यवस्थित रूप से, है ना, बनाने की और उस बनाने के साथ साथ उसको कार्यपालिका के माध्यम से लागू करवाने की। और जो तीसरा सरकार का विभिन्न अंग है, न्यायपालिका, उसकी जिम्मेदारी भी अच्छी है, जबरदस्त है। हम देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के हाथों में देश की बागडोर होती है। यदि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता देश की संप्रभुता और एकता के साथ खेलता है तो न्यायपालिका की पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संविधान के साथ साथ देश और देश के साथ देश की संप्रभुता और लोगों को भी बचाए। हम देख सकते हैं इन सरकार के तीनों अंगों की अपनी अपनी महत्ता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने इसी तरीके की कोशिश की, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को दिया दुनिया को, और लोग इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भली भांति अपनाते भी हैं। और अपनाने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि बेहतर और किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना आवश्यक है। यदि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है तो समझिए कि वो देश गलत लोगों के हाथों में है और गलत तरीके से चलती है। जैसे हम आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है दिखाई नहीं देता, और दिखाई नहीं देता तो वहाँ की शासन व्यवस्था को हम देख सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को वहाँ का सेनाध्यक्ष पदस्थ करके अपने सत्ता पे काबिज होता है और संविधान को जैसे चाहता है उसे अपने मन से चलाता है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 1 का खंड 1 कहता है कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। तो जो संविधान में जो भी चीजें प्रदान की गई हैं व्यवस्था के संबंध में, वो कांग्रेस में निहित है और कांग्रेस जिम्मेदारी लेती है देश की कि हम अपने देश को बेहतर तरीके से चलाएंगे। और दूसरी बात आगे बढ़ता हूँ, अनुच्छेद 2 के खंड 1 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी
जो मुख्य कार्यपालिका है, मुख्य कार्यपालिका अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में होगी। वो कार्यपालिका के शक्तियों का निर्वहन करेगा और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके हाथों में होगी। तो आगे फिर अनुच्छेद 3 के खंड 1 में भी ये व्यवस्था है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करती रहेगी। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से कामों को करने के लिए। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के तीनों अंगों की अपनी अपनी महत्ता है। जैसे कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के चयन का अलग अलग तरीका है। कोई एक तरीका नहीं है कि कोई किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करे या किसी के सिलेक्शन में हस्तक्षेप करे। हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें जनता सीधा भाग लेती है अपने राष्ट्रपति के चुनाव में। हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को कि जो अमेरिका है, अमेरिका प्रत्यक्ष निर्वाचन, अमेरिकी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन का उदाहरण है और भारत अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन का उदाहरण देख सकते हैं कि जिसमें जनता सीधा हिस्सा ले उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं और जिसमें जनता सीधा हिस्सा न ले उसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में बेसिकली भारत के संबंध में आप देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मत वैल्यू है उनके एक मत में छिपा रहता है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिकी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में तीनों के चयन का अलग अलग तरीका है। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में हो गए। हम आगे देखते हैं जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का जो सिलेक्शन है सीनेट के परामर्श स्वरूप होती है। उसका जो शपथ ग्रहण है वो शपथ राष्ट्रपति कराता है मुख्य न्यायाधीश का। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों का जो सिलेक्शन है तीनों का अलग अलग है। आगे हम देख सकते हैं कि शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान हम देख सकते हैं इसमें कि जो अंग है वो अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यानी आप तीनों में से किसी एक का ही सदस्य हो सकते हैं। ये प्रावधान बना के रखा गया है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में अमेरिका के शासन के संबंध में कि तीनों में से किसी एक का ही आप सदस्य होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कार्यपालिका शक्ति आपके हाथ में होगी, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति आप ही के हाथ में होगी और न्यायपालिका संबंधी शक्ति आपके हाथ में होगी। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको यदि किसी एक को छोड़ के एक में जाना है, दूसरे में जाना है, तो उसकी सदस्यता से आप त्याग पत्र देंगे, तब अगले की सदस्यता को आप ग्रहण करेंगे। यानी अगले शासन के तीसरे जो भी जिसमें आप में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में कि सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता है। हम देख सकते हैं कि जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 साल है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 साल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप जो शासन व्यवस्था है उसमें सभी अंगों का जो कार्यकाल है वो अलग अलग है। तो आगे इसमें और भी हम देख सकते हैं कि विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता है।
जो अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनके उत्तरदायित्व अलग अलग है। जैसे जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के हाथों में होती है। और दूसरे नंबर पे हमें यदि देखें तो आती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका की जिम्मेदारी ये है कि वो संविधान यानी नियमों और विधियों को बनाने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका के हाथों में होती है। वो एक सीमा में रहते हुए अपने देश के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन में नए चीज को जोड़ना, वो उसकी जिम्मेदारी पे होती है। तो व्यवस्थापन संबंधी हम देख सकते हैं कि भिन्नता है। आगे जो तीसरा है यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका इंडिपेंडेंस है। न्यायपालिका को अपने तरीके से फैसला लेने के लिए आज़ाद है। तो हम देख सकते हैं मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामले में कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने जो व्यवस्थापिका ने कहूँगा कार्यपालिका के कड़े रूप को कहता है कि नहीं, ये संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। मारवाड़ी बनाम मेडिसन में यानी न्यायपालिका जिम्मेदारी उठाती है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो अमेरिकी संविधान के संबंध में और अमेरिका के शासन के संबंध में मारवाड़ी बनाम मेडिसन का जो मामला है यानी मौलिक अधिकारों का हनन का, वो हम देख सकते हैं कि मारवाड़ी बनाम मेडिसन के मामले में क्या होता है। जैसे आप अपने यहाँ यानी भारत में 2-3 मामले हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम राज्य सरकार है, देश यानी सरकार है, उसमें केशवानंद भारती के मामले में भी जो संसद है, संसद में उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो उस संबंध में हमारी जो न्यायपालिका है, भारतीय न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है कि नहीं, किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी है अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका यदि हाथ को खड़ा कर ले तो फिर न्याय जो है, न्याय की कल्पना हम नहीं कर सकते। वो न्याय किसी के घर से नहीं आएगी। वो न्याय हमारे विश्वास पे टिका हुआ है न्यायपालिका के पास। और न्यायपालिका को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छे न्याय को परोसे जिससे लोगों का विश्वास कायम है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है अमेरिकी शासन व्यवस्था में, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप मेरे माध्यम से या और भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बुक्स होंगे, आप ऑनलाइन और भी क्लासों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है यानी जो शक्तियों का जो बंटवारा है, बंटवारा ऐसी है कि उसमें कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के कामों को रोकेगा टोकेगा नहीं, तब वो आदमी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो हम देख सकते हैं अमेरिकी शासन व्यवस्था में इसकी अर्थ और प्रकृति को सुन लीजिए मुझसे कि नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये दो सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये दो सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे की सहायक और पूरक है। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात न पहुंचा सके, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। नियंत्रण और संतुलन को हम देख सकते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसमें नियंत्रण ये है कि कोई भी किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
जब हस्तक्षेप नहीं होगा, जब कोई जोर दबाव नहीं होगा, तो उसमें जो संतुलन है, संतुलन अपने आप बन जाएगा। और जब संतुलित रहेगा, जब वो संतुलन से काम करेगा, तो हम देख सकते हैं कि वो व्यवस्थित काम कर सकता है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि जब समुद्र में भूचाल आते हैं, समुद्र में जब लहरें आती हैं, तो उन लहरों में जो नाविक है, नाविक की यही जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी दो हो जाती है, नियंत्रण और संतुलन का। वो नियंत्रण अपने आप पे रखता है और अपने जो वाहन है उस वाहन को संतुलित करता है, और तब जाके वो जो नाविक है, नाविक उस मझधार को पार करता है और पार करके अपने उस नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से अपने परिवार में व्यवस्थित आ जाता है। उसी तरीके से हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में देखते हैं कि इसमें नियंत्रण और संतुलन है। जब नियंत्रण और संतुलन है तो फिर अमेरिकी जनता इससे खुश है और इस तरीके की व्यवस्था को अपना चुकी है, क्योंकि इस व्यवस्था में अच्छाई है, अच्छाई के साथ साथ शासन व्यवस्था के चलने में सपोर्ट है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि जो संतुलन है, संतुलन की जो व्यवस्था की गई है अमेरिकी शासन व्यवस्था में, उसमें है, हम आपके बीच में लिखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, नंबर 1, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का फायदा है कि जो कांग्रेस है अमेरिकी, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, शक्ति पर नियंत्रण, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ने ये व्यवस्था बना के रखी है कि जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है कांग्रेस, वो उसको भी नियंत्रण में रखने का काम हम देख सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत ने की। यानी जो कांग्रेस है, कांग्रेस नियंत्रित कैसे है? यदि कांग्रेस कोई भी कानून पारित कर देती है, तो कानून पारित करने के बाद ये नहीं है कि वो जनता पे सीधे लागू हो जाए, उसको भी कांग्रेस के पारित नियमों को भी डिले करने का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 शक्तियों का इस्तेमाल करता है। हम देख सकते हैं वो जो 2 शक्तियां हैं वो है पॉकेट वीटो, जिसको हम समझ सकते हैं पॉकेट वीटो है क्या। पॉकेट वीटो ये है कि कोई भी कानून यदि अमेरिका का संविधान या सीनेट या कांग्रेस पास करती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस विधेयक को वो अपने जेब में रख सकता है कुछ दिन के लिए, और उसको हम कह सकते हैं कि वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है विलंबकारी। विलंबकारी अमेरिकी राष्ट्रपति उस कांग्रेस द्वारा पारित नियम या कानून को भी विलंबित कर सकता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति है। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की शक्ति के नियंत्रण शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में देखने को मिलता है। आगे आप देख सकते हैं इसमें दूसरा, राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था में देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शक्तियों पे नियंत्रण का भी प्रावधान है।
यदि ये प्रावधान नहीं रहेगा तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो मनमानीपन करेगा और उसके मनमानी की जो हद है वो हद पार कर जाएगी और वो जो भी चाहेगा जैसा भी चाहेगा कर सकता है। लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में जो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को भी एक दायरे में ही रखे अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाना है। तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी बंधा है, देख सकते हैं हम। और जो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाओं में जो तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका, शक्तियों पर आंशिक नियंत्रण, यानी नियंत्रण संतुलन में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अनकंट्रोल न हो, उसकी भी नियंत्रण की व्यवस्था रखी गई है कि वो अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल न करे। इसलिए न्यायपालिका भी नियंत्रण में रहेगी और नियंत्रण में रहेगी तो वो अपने तरीके के जो भी नियम कानून होंगे उन कानूनों को थोपेगी नहीं। ये हम देख सकते हैं सिद्धांत में नियंत्रण संतुलन की व्यवस्थाओं में। चौथे नंबर पे आप देखेंगे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दोनों सदन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कांग्रेस के दोनों सदन एक दूसरे पर नियंत्रण। जो कांग्रेस है, कांग्रेस में जो दो सदन है, दो सदन आप देख सकते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ये कांग्रेस के दो सदन हैं। ये दो सदन आपस में एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं। यदि प्रतिनिधि सभा कोई भी चीज अपने तरीके से करती है, अपने मन से करती है, तो वो जिम्मेदारी सीनेट की बनती है कि वो सीनेट उस तरीके की व्यवस्थाओं को रोके। यदि सीनेट अपने मन की करती है तो वो प्रतिनिधि सभा की जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिनिधि सभा मनमानीपन को रोके। ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से शक्ति नियंत्रण और संतुलन को बना के रखने की कोशिश की गई है अमेरिकी शासन व्यवस्था में। और पांचवें नंबर पे है संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण, यानी संघ की सरकार और राज्य की सरकार का आपस में नियंत्रण। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाओं में ये लास्ट है। हम देख सकते हैं जो संघ की सरकार यानी केंद्र की और राज्य की सरकार आपस में मिलकर नियंत्रण रखती हैं, तो यानी संघ की सरकार राज्य की सरकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो राज्य की सरकारें हैं, संघ की सरकार जो भी होगा नियम कानून पालित करेगा, उन चीज को मानेगा और मानने के बाद दोनों मिल के आपस में कानून व्यवस्था को चलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आज हम इस चैप्टर को देखते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, और आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे और आप अपना कमेंट्स देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।